हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। कौन सी वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, ए और बी। ए में दिया हुआ है शेड्यूल 3, याद आया? कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? तो 8 पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन है जो कभी भी सप्लाई नहीं है। 2 पॉइंट हमें और पढ़ने, किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। कोई कंफ्यूजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में टाइम लगेगा। शेड्यूल 3 के अंदर 8 पॉइंट्स अपने समझ में आ गए थे। अभी रिसेंटली 2 पॉइंट और ऐड हुए हैं। पॉइंट नंबर 9 पॉइंट में बता दूंगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से अपन समझने का ट्राई करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा क्या है कंसेप्ट। फिर भी एक बार मैं लैंग्वेज रीड कर देता हूं, मुझे उम्मीद है समझ में नहीं आएगा। किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लैंग्वेज है, ध्यान से पढ़ना। एक्टिविटी अपॉर्चनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services। क्या वर्ड है, कौन सी सर्विसेज कवर्ड है यहां पे? यह समझ में आ जाता है। बाकी सारी रामायण समझ में नहीं भी आए, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि अब यहां पे ओनली एक पर्टिकुलर सर्विसेज की बात करें, दैट इज इंश्योरेंस सर्विसेज। सर इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है? इंश्योरेंस सर्विसेज कौन कौन सी होती है? लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, व्हीकल इंश्योरेंस भी होता है, गुड्स इंश्योरेंस भी होता है, क्रॉप्स इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस की बहुत सारी वेराइटीज है। यहाँ पे इन्होंने कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस की बात नहीं की है, इन्होंने बोला इंश्योरेंस सर्विसेज। और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो सारे इंश्योरेंस देती है। लाइफ इंश्योरेंस भी कवर होता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होता है आपका। फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ इंश्योरेंस आर देयर। व्हीकल का इंश्योरेंस भी होता है, मेरिन इंश्योरेंस भी होता है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी होता है। देयर आर लॉट ऑफ इंश्योरेंस jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the GST on the entire amount of premium paid by the insured। कुछ समझ में आया? उम्मीद तो नहीं है, ठीक है। किसी को आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रीड किया अपने। पॉइंट नंबर 9। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा फोकस आपको एग्जांपल भी देना है। ये मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि एग्जांपल आर मोर इंपॉर्टेंट। हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट एग्जांपल से पढ़ना है। लैंग्वेज जो आप पढ़ते हो ना, लैंग्वेज में जनरली प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन आफ्टर एग्जांपल से कंट्रोल होगा आपका टेक्स्ट। ये समझ में आ गया कि जो भी मैं एग्जांपल देने वाला हूं, कोई भी इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करने वाला हूं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले लो या हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। देयर इज ए इंश्योरेंस कंपनी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इंश्योर ए, नाम दे दिया अपन ने। देयर इज ए पर्सन इंश्योर्ड एक्स। इंश्योरर और इंश्योर्ड ग्रामर आती है, फिर भी नहीं आती तो समझ लो आपका व्हीकल है, व्हीकल आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, उसका आपने इंश्योरेंस करवाया। जिसने करवाया उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। आपने इंश्योरेंस करवा लिया। और जो कर रही है कंपनी, बजाज अलायंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और पता नहीं एको, लॉट ऑफ कंपनीज इन द मार्केट, यस और नो, जिनका काम क्या होता है? इंश्योरेंस करना। तो ये इंश्योर ए और ये इंश्योर एक्स। इसमें फॉर एग्जांपल कोई अपनी लाइफ का या कोई भी, जो एग्जांपल तो मुझे कोई ना कोई पर्टिकुलर का लेना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? नहीं, मैं एग्जांपल में लाइफ इंश्योरेंस को कवर कर रहा हूं, लेकिन लोग मेकर ही बोलते हैं एनी इंश्योरेंस। मतलब मेडिकल भी हो सकता है, व्हीकल भी हो सकता है, डॉट 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 डॉट।
तो यहां पे जो इंश्योर्ड एक्स है वो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है फॉर ए रुपीज ऑफ 2000 करोड़। कितने अमाउंट का? कितने अमाउंट का? इसका मतलब समझ में आया बेटा? यदि वो टपक गए, जो भी इंश्योर्ड एक्स है, यदि वो गए तो क्या होगा? 2000 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी ए को देना पड़ेगा। और ये जो भी बेनिफिशियर होते हैं क्लाइंट को जाने नहीं देते, लेकिन उनको पता है जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, जाने वाले को कौन रोक पाया? तो इंश्योरेंस कंपनी को जनरली कभी भी इंश्योरेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो सब इंश्योर्ड होता है वो कितने अमाउंट का होता है? सब इंश्योर्ड जनरली कितना होता है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। और यहां पे सब इंश्योर्ड कितना है? 2000 करोड़। नहीं, प्रीमियम भी मोटा मोटा मिलेगा। ऑब्वियसली प्रीमियम डिपेंड करता है सम इंश्योर्ड कितना है। यदि सम इंश्योर्ड 2000 करोड़ का है तो प्रीमियम का अमाउंट भी ज्यादा होगा, लेकिन गलती से यही गया, किस्मत ही खराब है हमारी, और ये गया तो 2000 करोड़ देना पड़ेगा कंपनी। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए अकेले नहीं करेंगे, मिलकर करेंगे। डूबेंगे तो हम साथ में डूबेंगे, सलाम, ऐसा कुछ आता है ना? अकेले नहीं, हिम्मत बढ़ जाती है साथ में। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसने क्या किया, हम दो लोग मिलके ये आपस में एग्रीमेंट कर लेते ना ना। इंश्योर्ड एक्स को अंदर की कहानी से क्या मतलब? एक्स को कोई मतलब नहीं है, एक्स को पता भी नहीं चलता, ये तो इंटरनल मैटर है। क्या है बेटा? आप जिस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हो उसने अंदर क्या अरेंजमेंट किया, उससे आपको क्या लेना देना है? ये तो उनका इंटरनल अरेंजमेंट है। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल अरेंजमेंट। तो इंश्योर ए ने क्या किया, बोला कि देयर इज अनदर इंश्योरर बी, हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बांट लेंगे और रिस्क भी बांट लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया सम इंश्योर्ड, अमाउंट रियल में कितना होगा, मैं कौन सा लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट हूं जो मुझे पता होगा, मैं तो लप्पे में बता रहा हूं, है ना? यदि किसी के घर में तो पता कर लेना करेक्ट, और मेरे को मत बताना, क्योंकि अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जांपल के लिए सम इंश्योर्ड का जो अमाउंट है वो है फॉर एग्जांपल 2000 करोड़। इसके लिए क्या प्रीमियम चाहिए वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो अपने आइडिया से निकाल लेता हूं प्रीमियम का अमाउंट। फॉर एग्जांपल 50 करोड़ मान, एंड जीएसटी 18%। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? मतलब ये कि जो इंश्योर ए उसको एवरी ईयर 50 करोड़ का प्रीमियम मिलेगा, लेकिन कभी भी यदि एक्स तो 2000 करोड़ देना पड़ेगा। इसलिए ए ने क्या किया, 2 लोग या 3 लोग, मैंने अपने एग्जांपल में 2 लोग लिए, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। तो कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, आपस में रिस्क को डिवाइड कर लिया। मतलब हम प्रीमियम भी शेयर कर लेंगे और रिस्क भी शेयर कर लेंगे। सर कितनी कितनी, ये तो इनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। इसको अपन बोलेंगे को इंश्योरेंस एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे इसको अपन? को इंश्योरेंस एग्रीमेंट। इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। मैं अपने एग्जांपल के अंदर अपने हिसाब से बता रहा हूं, कुछ रियल में तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंश्योर ए बोलता है 70% मैं शेयर कर लेता हूं, 30% उसने क्या किया, शेयर विथ इंश्योर बी। मतलब दोनों ने आपस में क्या कर लिया, को इंश्योरेंस कर लिया। सर जरूरी है 70? ना 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 बेटा, 50-50 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है, 20-80 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है। ये दोनों के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है। इन्होंने किस तरीके से किया, तो यहां पे इंश्योर ए ले रहा है 70% पीएम मैं रखूंगा, और इंश्योर बी बोलता है 30% पीएम मैं रखूंगा। दोनों मिलके साथ में इंश्योर एक्स का इंश्योरेंस कर लेते हैं। सही समझ? 2 बिल बनेंगे? ना 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 ना। क्लाइंट को अंदर की बात नहीं बताई जाती, क्लाइंट को अंदर की बात नहीं बताई जाती है। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, और ये पर्सन मेन रोल प्ले करता है, दैट इज अ लीड इंश्योरर। ये क्या होता है? लीड इंश्योरर।
और इसको क्या बोलेंगे? इंश्योर बी को क्या बोलेंगे? को इंश्योर। ये दोनों क्या हो गए? को इंश्योर हो गए और ये लीड इंश्योर हो गया। को तो दोनों ही है, ए बी और बी भी है, लेकिन ए कौन सा रोल प्ले कर रहा है? लीड इंश्योर का रोल प्ले कर रहा है। तो नाउ ये जहां पे जो प्रीमियम है, वो जो प्रीमियम है वो ए भी शेयर कर रहा है, प्रीमियम बी भी ले रहा है, तो क्या ए और बी दोनों को जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो लो मेकर क्या कहते हैं कि यदि ए, सुनना बात ध्यान से, यदि ए ने पूरे प्रीमियम पे, क्या बेटा, ए ने यदि पूरे 50 करोड़ पे यदि 18% जीएसटी पे कर दिया, तो फिर बाइफरकेशन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है? ए कितना प्रीमियम शेयर कर रहा है? 50 करोड़ का 70%, और बी कितना प्रीमियम शेयर कर रहा है? 50 करोड़ का 30%। तो ए ने जो प्रीमियम शेयर किया वो पूरा 50 करोड़ नहीं किया, ए की पॉकेट में जो प्रीमियम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 35 करोड़, और 50 करोड़ का 30% कितना हुआ? 15 करोड़। तो वैसे तो ए को 35 करोड़ पे और बी को 15 करोड़ पे जीएसटी पे करना चाहिए, लेकिन लो मेकर ये कहते हैं क्या, ये लीड इंश्योर, क्या वर्ड है? लीड इंश्योर मतलब ए यदि पूरे के पूरे प्रीमियम पे, क्या बेटा, कंप्लीट प्रीमियम 50 करोड़ पे यदि 18% एग्जांपल है, वॉट एवर जीएसटी एप्लीकेबल, जितना भी जीएसटी एप्लीकेबल है वो पूरा का पूरा जीएसटी पे कर देता है, तो देन जो एक्टिविटीज ऑफ अपॉर्चनमेंट है, कौन सी एक्टिविटीज? ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 50 करोड़ का, जो ए 35 करोड़ और बी 15 करोड़ जो शेयर कर रहा है, इसके ऊपर अगेन जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ए जब 50 करोड़ पे जीएसटी पे कर चुका है, तो वापस से इनको अलग अलग प्रीमियम पे जीएसटी नहीं पे करना। लॉजिकल बात है, क्योंकि वापस से जीएसटी पे करेंगे तो पूरा आईटी से ले लेंगे, क्या फायदा? तो लीड इंश्योर जीएसटी पे कर देता है, क्या बेटा, लीड इंश्योर जीएसटी पे कर देता है, तो जो एक्टिविटीज ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम है 35 करोड़ और 15 करोड़, इसके ऊपर आपको सेपरेटली कोई भी जीएसटी नहीं पे करना। एक बार ये जो मैंने एग्जांपल बनाया जल्दी से आप राइट डाउन कर लो, फिर इसके बारे में वापस से लैंग्वेज पे आऊंगा जो अपन ने पढ़ी थी, जो तुम्हें उस समय समझ में नहीं आई थी। एक काम करो, एक मिनट और रुक जाओ, लैंग्वेज पहले पढ़ लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा कि लैंग्वेज बिना मतलब डरा रही थी। जल्दी नहीं, आराम से पढ़ना। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, मतलब माइंड में सेट हो गया होगा। एक्टिविटी क्या लिखा है बेटा? एक्टिविटी ऑफ अपॉर्चनमेंट, एक्टिविटीज ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer। दोनों मिलके साथ में, दोनों मिलके, अकेले नहीं दे रहा, ए भी इन्वॉल्व है और बी भी इन्वॉल्व है, और ए ने जो प्रीमियम शेयर किया है, ए ने जो कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो शेयर किया है, ये एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाएगी टू द इंश्योर्ड इन द को इंश्योरेंस एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। क्या कंडीशन है? लीड इंश्योर कौन? पेज द जीएसटी ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। हमारे एग्जांपल में प्रीमियम कितना है? 50 करोड़ पेड बाय द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब एक्स, एक्स ने जो 50 करोड़ का पूरा प्रीमियम जो ए को दिया, यदि ए पूरे के पूरे 50 करोड़ पे यदि जीएसटी पे कर देता है, तो ये जो एक्टिविटी ऑफ को इंश्योरेंस है, जो प्रीमियम शेयरिंग की जो एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज पे अलग से कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। कौन प्रीमियम शेयर कर रहा है? ए ने जो बी के साथ जो प्रीमियम शेयर किया 30%, तो 30% जो प्रीमियम शेयर किया उसके ऊपर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, उसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करना। क्यों नहीं पे करना? क्योंकि ए ऑलरेडी पूरे के पूरे प्रीमियम पे 50 करोड़ पे जीएसटी पे कर चुका है। तो जब अपॉर्चनमेंट किया जाएगा लीड इंश्योर के द्वारा को इंश्योर के साथ, जब प्रीमियम शेयर किया जाएगा, तो वापस से सेम अमाउंट पर जीएसटी पे नहीं करना।
क्योंकि फुल अमाउंट पर ऑलरेडी जीएसटी हैज बीन पेड। यदि ए 70 करोड़ पे ए यदि 35 करोड़ पे जीएसटी पे करता तो बी को भी 15 करोड़ पे जीएसटी पे करना पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हमने क्या बोला, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अब समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लीड इंश्योर ए, यदि पूरे के पूरे 50 करोड़ रुपए जीएसटी यदि पे कर देता है तो देन ये जो एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग ऑफ द को इंश्योरेंस प्रीमियम है 15 करोड़, तो 15 करोड़ के प्रीमियम पर जीएसटी नहीं पे करना। रिटन बाय एवरीवन। Now we come to the point number 10. Point number 10 भी अगेन इसी पर बेस्ड है, यहां पे थोड़ा अंतर है। यहां पे दो लोग मिलके, क्या बोला मैंने, दो लोग मिलके इंश्योरेंस को शेयर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 के अंदर तुम स्टूडेंट तो इसलिए नहीं पता, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बहुत बार क्या करती है, बहुत सारे प्रीमियम ले लेती है, क्योंकि उसका क्या होता है, नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, बहुत सारे प्रीमियम्स ले लिए, मतलब बहुत सारी रिस्क कवर कर ली, फिर रात में नींद नहीं आती मैनेजमेंट को। क्या बोला मैंने, रात में नींद ना आए, नहीं, तुम्हारी नींद नहीं आने का कोई और रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट की बात हो रही है उसकी नींद नहीं आने का रीजन अलग है, और उसकी नींद नहीं आने का जो रीजन है ना वो एक ही है, क्या, बहुत सारी रिस्क कवर कर ली थी, इतनी तो अपनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी तो अपनी औकात ही नहीं है, भैया रिस्क ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हमने प्रीमियम ले लिया, इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उनके दिमाग में आता है कि इतने सारे जो प्रीमियम आपसे ले लिए, कुछ प्रीमियम आप क्या कर दो, कुछ प्रीमियम आप क्या कर दो, बेच दो किसी और को। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा। चलो एक काम करते हैं, अगेन लैंग्वेज पढ़ते हैं, समझ में आता है नहीं आता है देखते हैं, फिर उसका अपन वापस से पूरे एग्जांपल से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 10, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर। फॉर विच सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer. Subject to the condition that the GST is paid. The GST is paid by the reinsurer on the gross insurance premium, subject to the condition that GST is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the commission whatever applicable. कुछ समझ में आया, नहीं आया तो नहीं समझ, इग्नोर इट। पॉइंट नंबर 10 बड़े ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी अपन ने इंश्योर का क्या नाम लिया था, क्या नाम था, इंश्योर ए, और जो अपना रेसिपिएंट था जिसने इंश्योरेंस की सर्विसेज ली थी उसको अपन ने क्या बोला था, इंश्योर्ड, क्या था वो, एक्स। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? इन दोनों के बीच में कोई भी अरेंजमेंट हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी हुई, प्रीमियम का जो अमाउंट है, पहले वाले एग्जांपल के अंदर कितना लिया था मैंने, सेम कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्रीमियम का जो अमाउंट है 50 करोड़, मैंने जीएसटी कैलकुलेट किया था कि लास्ट उसमें सब लिख दिया था, यहां पे कैलकुलेट करके ही बता दो क्या इफेक्ट पड़ता है। 18% जीएसटी कितना होगा, 50 करोड़ रुपए, 9 करोड़। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 59 करोड़। कोई डाउट? ये तो वन ऑफ द पॉलिसी, ऐसे बहुत सारी पॉलिसी होगी ऐसी, क्योंकि इंश्योर का काम क्या होता है भैया, पॉलिसीज लेना।
तो मैं बहुत सारी पॉलिसी ले ली और बाद में क्या हुआ, टेंशन स्टार्ट हो गई। तो देन इंश्योर ए ने अनदर इंश्योर है, दैट इज अ बी, री इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको अपन? बिजनेस किसके पास आया था? बिजनेस किसके पास आया था ऐसे समझो, इंश्योरेंस भी बिजनेस है ना, तो बिजनेस किसके पास आया? ए के पास। ए ने बोला मैं नहीं करूंगा, कुछ बिजनेस बी को दे दिया, कुछ बिजनेस बी को दे दिया, कुछ बिजनेस बी को दे दिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आगे बढ़ो। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि सम ऑफ द इंश्योर को ये फील होता है कि भैया हमारी रिस्क ज्यादा हो गई है, तो कुछ प्रीमियम्स को हम क्या करते हैं, आगे बेच देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अनदर पर्सन। कोई कंफ्यूजन्स? प्रीमियम कैसे ट्रांसफर करेंगे? तुमने पॉइंट नंबर 9 नहीं पढ़ा, तो अभी कनेक्टेड नहीं, दोनों कनेक्टेड है, वापस से पूरी बात आएगी। तो बेटा यहां पे क्या किया, इजी लैंग्वेज में आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि अपन ने क्या किया बेटा, ये कि अपन ने अपनी रिस्क दे दी, पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। पूरा बिजनेस का मतलब, फॉर एग्जांपल आपने टोटल 5,000 करोड़ के प्रीमियम लिए थे, तो 5,000 करोड़ में से प्रीमियम में से जितनी बहुत सारी प्रीमियम पॉलिसीज होगी ना, तो कुछ 15, 20, 100, 150 पॉलिसीज को आपने क्या किया, बी को बेच दिया। हाँ, उनमें रिस्क जाना था या वॉट एवर द रीजन, जो भी उनका अपना रीजन है, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, किसी और को दे दिया। ये बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी बताओ। ये जो अपना इंश्योर बी है, इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे इसको अपन? री इंश्योर। और ये क्या हुआ, री इंश्योरेंस का एक अरेंजमेंट हुआ। समझ में आ रही बात? आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। टोटल प्रीमियम कितना है बेटा? टोटल प्रीमियम कितना है ए के लिए? ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ए टू एक्स हुई, ए टू बी नहीं हुई। बी को तो हम बीच में लेके आए बाद में। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल मैं कोई काम करता हूं, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्या मिला, ये काम कर देना भैया, लेकिन बिजी हूं, मेरे पास 1,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो मैंने क्या किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किसी को आगे दे दिए, ये काम तुम करना, मेरे से नहीं होगा। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सारे काम मैं नहीं करूंगा, तो मैंने कुछ काम ले लिए, बाकी मैंने आगे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब किसी को बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तो धंधे का रूल क्या कहता है भैया, यदि आप मार्केट से यदि प्रीमियम पॉलिसी लाते, तो क्या देना पड़ता है एजेंट को? कमीशन देना पड़ता ना, तो कमीशन मेरे को देना। तो मतलब ये इंश्योर को क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब होगा क्या, ध्यान से देखना। इसने इंश्योर ए ने ये पूरा का पूरा प्रीमियम, कितना प्रीमियम कलेक्ट किया था? तेज बोलो, तेज बोलो। तो 50 करोड़ का जो प्रीमियम था, ये पूरा 50 करोड़ किसको देगा? प्रीमियम पूरा का पूरा शेयर किया जाएगा, पूरा का पूरा प्रीमियम। को इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम हमने बांटा था। को इंश्योरेंस में क्या किया था, प्रीमियम यहां बांटा नहीं है। हाँ, तो इंश्योर ए ने पूरी की पूरी पॉलिसी किसको दे दी, बी को दे दी। तो कितना प्रीमियम है, 50 करोड़। इंश्योर ए क्या बोलेगा, इधर रुक, इधर बी, इधर इधर इधर, 50 करोड़ का प्रीमियम मेरा था, जो मैं लेके आया हूं, बना बनाया प्रीमियम तेरे को दे रहा हूं, कमीशन भी तो दे।
तो ये क्या बोलेगा इंश्योर ए, भैया पूरा 50 करोड़ का प्रीमियम तेरे को नहीं दूंगा मैं, मेरा कमीशन भी तो बनता है, तो कमीशन काट लूंगा। तो मेरा कमीशन अब रियल में कितना होगा वो हमें मतलब नहीं है, 10% मान लो, तो 5 करोड़ का प्रीमियम है, मान लो 5 करोड़ का क्या हो गया, कमीशन हो गया, 5 करोड़ का क्या हो गया, कमीशन। तो अब एक चीज बताओ, आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, यहां पे इंश्योर ए इंश्योर बी को कितना प्रीमियम फॉरवर्ड करेगा, ये किन किन को समझ में आया, ये नहीं आया समझ में, सामने देखो, ध्यान से देखो बेटा, वापस से समझते हैं, जल्दी नहीं है। एक्चुअली ए और बी की कहानी तो इंटरनल है, ए और बी की कहानी कैसी, इंटरनल मैटर है। एक्चुअली जो मेन जो रोल प्ले कर रहे हैं वो दो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, वन इज अ ए, अनदर इज अ एक्स। ए ने पॉलिसी दी एक्स को, प्रीमियम का अमाउंट है 50 करोड़, यहां तक क्लियर है। जीएसटी एप्लीकेबल है 18%, दैट इज 9 करोड़। लेकिन ए ने क्या किया, जो प्रीमियम रिसीव किया, ए ने जो प्रीमियम एक्स से रिसीव किया 50 करोड़ का, वो पूरी की पूरी पॉलिसी फॉरवर्ड मतलब भेज दी, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, ये पूरा का पूरा पॉलिसी बी का हो गया। तो पूरा 50 करोड़ का प्रीमियम आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बोला नहीं 50 करोड़ का प्रीमियम दूंगा नहीं, ये पूरी पॉलिसी 50 करोड़ की तेरे को दे रहा हूं, लेकिन 50 करोड़ थोड़ी दूंगा, अपना कमीशन काट के दूंगा ना तेरे को। प्रैक्टिकल क्या क्या चल रहा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं पहले ही बोला था, मैं थियोरेटिकल कहीं पढ़ाने में बिलीव नहीं करता, प्रैक्टिकली पढ़ने में बिलीव करते। तो 50 करोड़ का अमाउंट है, 5 करोड़ का मेरा कमीशन, तो भैया मैं तेरे को 50 करोड़ दूं, तू मुझे 5 करोड़ दे, तो 45 करोड़ ना, क्या बेटा 45 करोड़ ना, आवाज नहीं आ रही, ये 45 करोड़ समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तेज बोलो। तो प्रैक्टिकली 50 माइनस 5 45 करोड़, कितना अमाउंट? और यदि 45 करोड़ है तो क्या होगा मैं बताता हूं। इंश्योर बी 45 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी पे करेगा, जो भी एप्लीकेबल जीएसटी होगा, और इंश्योर ए ने कितना कमीशन चार्ज किया, 5 करोड़, तो 5 करोड़ के ऊपर ये जीएसटी पे करेगा, यस और नो? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। दो अलग अलग सर्विसेज होगी, ए क्या बोलता है, मैं तो कमीशन के लिए काम कर रहा हूं, तो कमीशन के लिए काम कर रहा हूं, तो कमीशन एजेंट को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा एज ए एजेंट। तो इंश्योर ए कितने अमाउंट पर जीएसटी पे करेगा, 5 करोड़ पे। बोल नहीं रहे हो यार, कितने पे? ए को क्या मिला, प्रीमियम तो मिला नहीं, 50 करोड़ आया, दे दिया, तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है, 5 करोड़ का कमीशन लिया। ए ने क्या लिया, बोलते नहीं हो? तो ए कितने के ऊपर जीएसटी पे करेगा, 5 करोड़ के ऊपर, और बी कितने ऊपर जीएसटी पे करेगा, 45 करोड़ पे। कितने पे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लॉ मेकर क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं इफ री इंश्योर कौन है, ए या बी? आवाज नहीं आ रही, कौन? बी, री इंश्योरर। यदि री इंश्योरर यदि 50 करोड़ के प्रीमियम पे, 45 करोड़ नहीं, कितना? यदि री इंश्योर बी यदि 50 करोड़ के प्रीमियम पे जो भी एप्लीकेबल जीएसटी है वो यदि पे कर देता है, तो इंश्योर ए के द्वारा बी को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जिसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है 5 करोड़, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये चीज हम नहीं कर रहे कंसिडर। समझ में आ गया? इसलिए क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली वापस से समझाता हूं। होना क्या चाहिए था, सिंपल मैंने आपको बताया कि ए 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे करते, आपके दिमाग में आ रहा होगा ए को मिला 5 करोड़ का कमीशन, तो ए 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे कर दे, और बी को नेट मिला 45 करोड़। बी को नेट 45 कैसे मिला वो समझ में आ गया आपको? तो ए 5 पे और बी 45 करोड़ पे जीएसटी पे कर दे, कहानी खत्म। लेकिन लॉ मेकर क्या कहते हैं कि यदि ओनली बी, कौन? बी यदि 50 करोड़ के प्रीमियम पे, यदि बी 50 करोड़ के प्रीमियम पे, पूरे के पूरे प्रीमियम पे 45 करोड़ पे नहीं,
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यदि बी पूरे 50 करोड़ के प्रीमियम पे यदि जीएसटी पे कर देता है तो ए ने बी को जो सर्विसेज दी जिसके लिए उसने कमीशन चार्ज किया 5 करोड़ का, तो ये 5 करोड़ की सप्लाई नहीं मानी जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। आप एग्जाम्पल पे यदि फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट घुमाती है चीजों को कभी कभी। बेटा तो कंफ्यूज हो रही हो? हाँ बेटा तेज बोलो। क्या होता है, क्या होता है प्रैक्टिकली होता भी ऐसे ही है, जैसे मैं समझाता हूं। बी हटा दो, बी यही नहीं, बी यही नहीं। आज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लो, कभी इंश्योरेंस देखा है? खाया है? खाने की चीज थोड़ी मजाक करता है। तो सिंपल से बात है, आपने घर में सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तो बहुत बार प्रीमियम आया होगा। तो फॉर एग्जांपल आप देखना अगर जाके यदि आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, जो प्रीमियम का जो अमाउंट है, जो प्रीमियम का जो अमाउंट है, प्रीमियम के अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगता है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके ऊपर? बार बार बोलना पड़ता है, जरूरी है। हेलो, वो इंश्योरेंस कंपनी के कुछ एजेंट आए होंगे बेटा, जिन्होंने आपको पॉलिसी चिपकाई होगी। हो सकता है वो आपके रिलेटिव भी हो, चिपक गए होंगे बिल्कुल फेविकोल की तरह। अब बेटा कब फोन करें? नहीं करवानी तो पड़ेगी, मुझसे ही करवानी पड़ेगी। नहीं तुम में से कोई करता हो, किसी के पापा तो बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन बिल्कुल चिपकली की तरह होते। क्यों मजाक करता था घर जाके बोलने का लिया। ये जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना, आपने देखा होगा भैया, आपने अभी बिजी हूं, रात में 9 बजे कॉल कर, मरीदार बात तुम भूल जाते हो, वो नहीं भूलते। रात के 9 बजे फोन करेंगे, फिर बोलते अभी खाना खा लो, कितनी देर में? आधे घंटे में। 9:30 फिर कॉल आ जाता है। फिर आप बोलते हो वॉक करने गया हूं, अभी घर आके बात करता हूं, फिर 10:30 वापस से फोन आ जाता है। फिर आप बोलते हो सो गया आप तो, मैं कल सुबह 5 बजे कॉल कर लेना, फिर सुबह 5 बजे कॉल आ जाता है। एजेंट को कमीशन मिलता ही नहीं मिलता है, फिर भी कमीशन पूरे प्रीमियम पे जाता है। कितने पे जाता है? तो ये उसी थीम पर बेस्ड है। कहीं नहीं। तो यहां पे क्या है, यहां पे सिंपल पॉइंट ये है कि जो री इंश्योर है दैट इज बी, तो बी ने जितना प्रीमियम लिया, मतलब नेट अलग है लेकिन टोटल प्रीमियम तो एक बार कितना आया? 50 करोड़ आया। 5 करोड़ का कमीशन तो देना ही पड़ता है। बिजनेस करोगे तो कमीशन के बिना तो बिजनेस होता ही नहीं है। इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर आपको पता है कमीशन बाजी है। तभी तो आपने आजकल एक रील देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर, वो पीछे पड़ेंगे महंगा प्रीमियम देने के लिए, लेकिन बचना है तुम्हें उनसे। किसका एडवर्टाइजमेंट उठा रहा हूं? एको। और ये किन की बात करता है? कार डीलर्स की। कार डीलर जब भी देते हैं तो उनमें आपका एक फर्स्ट ईयर का जो भी होता है वो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। तो एको बोलता है ना उनसे मतलब मैं दूंगा, क्योंकि इसमें एजेंट बीच में ही नहीं है। क्योंकि एजेंट की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली मैं प्रीमियम ज्यादा चार्ज करूंगा ना। तो जो आपने प्रीमियम चार्ज किया वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है। बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगता है। यहां पे इन्होंने मना कर दिया, यहां पे इन्होंने ये बोला कि जो री इंश्योर है, क्या बेटा? री इंश्योर जो पूरा का पूरा प्रीमियम है, कितना अमाउंट का? 50 करोड़ का, यदि 50 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे कर देता है तो देन इंश्योर ए ने इंश्योर बी को जो री इंश्योरेंस की सर्विसेज दी जिसके लिए 5 करोड़ का कमीशन चार्ज किया, वो सप्लाई नहीं है। वापस बोलो। होता क्या है प्रैक्टिकली, इतना डिटेल में बताना नहीं था, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया है, तो मैं एक बार एंटरटेन कर लेता हूं। होता क्या, आईटीसी का कंसेप्ट होता है। किसका कंसेप्ट होता है? आईटीसी। यदि मैं कोई सर्विसेज लेता हूं उसके ऊपर जीएसटी यदि लग जाता है तो मुझे उसका क्या मिलता है? आईटीसी मिल जाता है। समझना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मैं कोई इंश्योरेंस देता हूं, ठीक है ना, और इंश्योरेंस के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? प्रीमियम। वो प्रीमियम लाने के लिए मैंने क्या कर रखे हैं? बहुत सारे एजेंट बना रखे।
तो एजेंट मेरे से जो कमीशन लेते हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनपुट सर्विसेज। इन पर जो जीएसटी पेड होगा उसका मुझे क्या मिल जाएगा, आईटीसी। जब आईटीसी पढ़ेंगे तब एक बार और बता दो, ये आईटीसी का कनेक्टेड है, लेकिन इन्होंने बोला कि आईटीसी तो मिल ही जाएगा 5 करोड़ के ऊपर, लेकिन इसको हटाओ, लो ही मत, ये कर दिया इन्होंने। कोई लॉस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट हो रही थी तो उन्होंने हटा दिया, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है और बोलती क्या है कि आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो यहां पे भी आईटीसी मिल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन्होंने बोला कि इस पे सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, ओनली इन केस ऑफ री इंश्योरेंस, नॉट इन केस ऑफ इंश्योरेंस। यदि नॉर्मल यदि आप इंश्योरेंस करते हो तो प्रीमियम के ऊपर जीएसटी पे करोगे, कमीशन के ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा, कमीशन एजेंट, वो अलग अलग है, यहां पे नहीं। कौन, हाँ, यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योर भी 50 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे कर रहा है, तो देन जो इंश्योर ए उसको 1 रुपए का भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। वो जो एक्टिविटीज है री इंश्योरेंस की, वो एक्टिविटीज जिसके लिए 5 करोड़ का वॉट एवर कमीशन एप्लीकेबल, उस कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं पे करना, ये एक्टिविटीज सप्लाई नहीं मानी जाएगी। हाँ बेटा, कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? तो आप अपने नोट्स के अंदर लिख लेना कि ए ने जो बी को जो री इंश्योरेंस की जो सर्विसेज प्रोवाइड की वो सप्लाई नहीं। किसके लिए? कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? अपन वैल्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ सप्लाई पढ़ रहे, तो धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है, हम और प्रैक्टिकल होते जाएंगे। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा पा रहे क्योंकि भैया आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर ही नहीं पता, अब आपको आईटीसी पता ही नहीं है, तो 100% प्रैक्टिकल अभी नहीं हो सकते। तो 100% प्रैक्टिकल होने के लिए जरूरी है जब आपको वैल्यू भी पता हो और आईटीसी का लॉजिक भी पता हो। लेकिन फिलहाल ये समझ में आ गया कि कौन सी वाली एक्टिविटी सप्लाई नहीं है, ये मैंने क्लियर कर दिया एग्जांपल के थ्रू। क्या ए ने बी को जो री इंश्योरेंस प्रीमियम बांटा जिसके लिए वो कमीशन चार्ज कर रहा है, वो एक्टिविटी सप्लाई नहीं है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? जो लैंग्वेज में बेकार लग रही थी, अब देखते हैं इजी लगती है डिफिकल्ट लगती है। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ना और बार बार एग्जाम्पल को देखते रहना, और ये देखना कि जो लैंग्वेज है और जो एग्जाम्पल है वो कितना कनेक्ट कर रहा है। सर्विसेज बाय इंश्योरर कौन है? ए। ये मैंने पहले ही बोला था, मैं हमेशा एग्जाम्पल से ही पढ़ता हूं, एग्जाम्पल से ही समझाता हूं। लैंग्वेज मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों को लगता है कि मैं लिख नहीं पाता, मैंने बोला सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग। यदि एग्जाम्पल आपको सही पता है तो 100% आप बढ़िया लिखोगे। कैसे? सर्विसेज बाय ए, ए मतलब इंश्योरर, टू बी, बी मतलब री इंश्योरर, फॉर विच, क्योंकि ए क्या बोलेगा, भैया बनाया प्रीमियम कितने पापड़ बेले थे, सुबह 5 बजे, रात में 9 बजे, रात में 9:30 बजे, रात में 10 बजे हमारी पूरी टीम चिपक गई थी, तब जाके हमें 50 करोड़ का प्रीमियम मिला था, तो कमीशन तो खाएंगे हम, यस और नो? तो फॉर विच, अब सिटिंग कमीशन बोले या री इंश्योरेंस कमीशन बोले, कमीशन के नाम है, मतलब कमीशन, आप बोली कमीशन भी बोल सकते हो, चलेगा। फॉर विच कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम। री इंश्योरेंस प्रीमियम कौन देगा? बी। फॉर फ्रॉम द री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर टू द री इंश्योर। प्रीमियम बी पे करेगा, प्रीमियम किसकी पॉकेट में था? तो कोई तो उठाएगा। तो ए ने बी को पूरा 50 करोड़ का प्रीमियम दे दिया, जिसमें से देना कितना था? 50 करोड़, लेकिन 5 करोड़ का क्या किया? कमीशन काट लिया। यही तो मैंने बताया था, देखो वापस से देखो, ए ने 50 करोड़ का प्रीमियम एक्स से लिया, तो 50 करोड़ का जो पूरा का पूरा प्रीमियम बी को दे दिया,
लेकिन जब प्रीमियम दिया तो इसलिए बोला मेरा 5 करोड़ का कमीशन बनता है, तो 45 करोड़। तो ए बी को क्या कर रहा है, 45 करोड़ का प्रीमियम ट्रांसफर कर रहा है नेट अमाउंट, यस और नो? मैंने यही बोला था, लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करो। सर्विसेज बाय इंश्योर टू द री इंश्योर ए टू बी फॉर विच कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर टू द री इंश्योर। टोटल प्रीमियम कितना था अपना 50 में से 5 करोड़ का कमीशन डिडक्ट करके, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ये वाली जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटी सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई नहीं है, 5 ये जो अमाउंट, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये सप्लाई नहीं है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जीएसटी इज पेड, जो मैंने बताया, जीएसटी इज पेड बाय री इंश्योर बी। If GST is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer inclusive of commission। वैसे तो कितने अमाउंट का नेट प्रीमियम ट्रांसफर कर रहा है, 45 करोड़, लेकिन 45 करोड़ प्लस 5 करोड़ दोनों मिला के ये टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पे यदि इंश्योर बी यदि जीएसटी पे कर देता है तो ए ने बी को जो री इंश्योरेंस की सर्विसेज दी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। कुछ समझ में आया? री इंश्योरेंस में नहीं लगेगा, यदि इंश्योरेंस होता तो लगता। नॉर्मल इंश्योरेंस में भी एग्जेंट होते हैं तब नहीं होता पॉइंट, तब एग्जेम्पशन नहीं है। ये एग्जेम्पशन तभी है जब री इंश्योरेंस। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? इसे के साथ अपना कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? पॉइंट नंबर ए। हम पर क्या रहे थे? सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में हम बात कर रहे हैं क्या क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा, नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स, नहीं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, ए और बी। ए में हमने बात किया शेड्यूल 3, 10 पॉइंट्स अपने कवर्ड हो गए। मुझे लगता है समझ में आ गया। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो एक बार घर जाके वापस से 8 तक तो मुझे पता है कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, 9th और 10th एक बार वापस से एग्जांपल देके लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, राइट? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी किसी को याद है क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज की एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन। लेकिन ना 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 ना, सारी एक्टिविटीज नहीं, सारी ट्रांजैक्शन नहीं, वो एक्टिविटीज वो ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी। तो जो जो ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोई डाउट? पॉइंट नंबर बी, such activities or transactions undertaken by the central government, by the state government, by the local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government। और गवर्नमेंट कोई भी चीज कैसे नोटिफाइड करती है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जैसे आपने पुराने इतिहास में पढ़ा होगा, एक चंद्रगुप्त और एक चाणक्य। तो चाणक्य कौन है? जीएसटी काउंसिल। दिमाग कौन लगाता है? जीएसटी काउंसिल। करता कौन है? गवर्नमेंट। समझ में आ गई बात? गवर्नमेंट मतलब चंद्रगुप्त और चाणक्य मतलब जीएसटी काउंसिल। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ गया होगा। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज की एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, सारी एक्टिविटीज और सारी ट्रांजैक्शंस नहीं, विच आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, सप्लाई नहीं, सप्लाई नहीं। कोई डाउट तो एनीवन? तो हमें तो कुछ नोटिफिकेशन अपन एक बार पढ़ लेते हैं। एक दो नोटिफिकेशन तो जनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पहला नोटिफिकेशन के अंदर भी कोई नई बात नहीं है। Services by the way of an activity in relation to function trusted to पंचायत, municipalities। तो यहाँ पे किसकी बात आ रही है? जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को जो भी फंक्शन और ड्यूटीज दिए हुए हैं उनके द्वारा जो भी परफॉर्म किया जाता है वो भी कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोई नई बात नहीं है, मजा नहीं आया, या मैं ऑलरेडी पता था।
यस, इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 2। वापस रिपीट करूं पॉइंट नंबर 1, कोई नई बात नहीं थी। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को जो भी फंक्शन एंट्रस्टेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो भी ड्यूटीज परफॉर्म की जाती है वो कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो आपको ऑलरेडी पता है, कोई नई बात नहीं है। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो हमें ऑलरेडी पता है वो पढ़ते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 किसी को याद है? ए प्रोडक्ट है दारू के ऊपर जीएसटी लगता है 18% नहीं 5%। आता ही नहीं है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 दारू इज नॉट कवर्ड, दैट इज अल्कोहलिक लिकर। किसकी बात हो रही है? जो भी आपका लिकर है, लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जितने भी डीलर्स है, दारू 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 अंग्रेजी शराब, देसी शराब, जो भी वो शराब बेचते हैं, जो भी उनकी वाइन्स है, हाँ बेटा तुम अलग ही बातें कर रही हो कि कितने की आती है बेटा, रात में पीना भी क्यों पी रही हो? ठीक है, मजाक करता है, तो दिल पे ना लेने का। तो जो भी क्या है दारू है, जो भी आपकी शराब है, जो भी आपकी अंग्रेजी देसी जो भी आप बात करते हो, ये जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आपको पता है इसी पर केस हुआ था कहां पे? दिल्ली में, कि ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। तो दारू तो ऑब्वियसली कौन बेचता है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, दारू तो कौन बेच रहा है? डीलर बेचता है। तो डीलर जो दारू बेचेंगे उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप दारू बेच सकते हैं। अगर बिना लाइसेंस के बेच दो तो पुलिस जेल में डाल देगी, ये अलाउड नहीं है। ये सारे सबको पता है मेरे हिसाब से, दारू बेचना अलाउड नहीं है विदाउट लाइसेंस। यू हैव टू टेक ए परमिट। आप परमिट बोल दो या लाइसेंस बोल दो, और स्टेट के अंदर अलग है। तो यहां पे कंसेप्ट ये है कि परमिट कौन देगा? तो यहां पे यही वाली बात आ रही है। यहां पढ़ लेते हैं अपन। Services by the way of grant of alcoholic liquor license against the consideration in the form of license fees or application fees, whatever name it is called, when undertaken by the state government in which they are engaged as public authorities, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services। मतलब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीएसटी नहीं लगेगा, लोकल टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा। किसके ऊपर? लाइसेंस देने के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी को दारू का ठेका, दारू का फॉर एग्जांपल दुकान ओपन करने का, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस या परमिट दिया, और उसके बदले क्या किया, दुकानदार ने लाइसेंस फीस पे की। लाइसेंस फीस बोल सकते हो, कोटा फीस बोल सकते हो, परमिट फीस बोल सकते हो, जो भी देना पड़ता है। तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई नहीं है, इट मीन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा? सर टैक्स तो लगता है, टैक्स तो लगता है, तो टैक्स लगेगा लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने दोनों को जीएसटी से हटा दिया, दारू बेचने वालों को भी हटा दिया, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो डीलर्स को परमिट देती है, लाइसेंस देती है दारू बेचने का, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? तो ऐसा दिमाग में जोड़ दो, क्या स्टेट गवर्नमेंट ओनली, क्या स्टेट गवर्नमेंट ओनली दारू के लिए ही परमिट देती है, किसी और के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है आपको? स्टेट गवर्नमेंट की दारू के अलावा किसी और काम के लिए भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, वो तो एक गलत चीज हो गई। माइनिंग्स, यदि आपको माइनिंग करनी है तो माइनिंग आप नहीं कर सकते, ये शायद पता हो।
नहीं पता है तो मैंने बता दिया। जैसे आपको जमीन को खोद के निकालना है, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, पत्थर, स्टोन्स, मार्बल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये जो भी आपको माइनिंग्स करनी है, तो माइनिंग अलाउड नहीं है भैया, जमीन की खुदाई नहीं कर सकते, ये इलीगल है। कर सकते हो, यू हैव टू टेक द परमिट, यू हैव टू टेक द लाइसेंस, जो भी आपको वर्ड यूज हो, लाइसेंस बोलो, परमिट बोलो, कोटा बोलो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का परमिट लेना पड़ेगा, तब जाके आप माइनिंग कर सकते हो। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी को मार्बल माइनिंग करने की परमिट दी और उसके बदले क्या किया, करोड़ों का लाइसेंस फीस ले लिया। तो क्या ये सप्लाई? आंसर इज यस, ये सप्लाई माना जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। हमने किसके लिए मना किया है? ओनली, आवाज नहीं आ रही, ओनली एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। शायद जो कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा ये नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन दिया, यदि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यदि दारू बेचने के लिए यदि कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो दारू बेचने वालों को भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस दे रही है उस लाइसेंस फीस के ऊपर भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस दारू के लिए नहीं, माइनिंग्स के लिए, मार्बल्स के लिए, स्टोन्स के लिए, या रेयर अर्थ के लिए, या एनी अदर मिनरल्स के लिए यदि कोई प्रोवाइड करती है कोई भी लाइसेंस या कोई भी परमिट, वो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कोई डाउट टू एनीवन? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। मैंने कहा बोला टैक्स ही लगता है, टैक्स लगता है, अरविंद केजरीवाल का यही तो केस था, टैक्स तो लगता ही है भैया। लेकिन कौन सा टैक्स लगता है? लोकल टैक्सेस लगते हैं। कौन सा टैक्स लगता है? यही पॉइंट है। समझ में आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि दारू बेचने के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, दारू बेचने की रिगार्डिंग जो लाइसेंस दिया जा रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन लाइसेंस यदि किसी और माइनिंग के रिगार्डिंग दिया जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सप्लाई माना जाएगा। आई थिंक क्लियर? तो बेसिकली अपने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिए साथ में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। 1 में क्या था? 1 में हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या सप्लाई माना जाएगा, और 2 में हमने क्या पढ़ा, क्या क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो 7.1 और 7.2 को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आप लोगों को देने। यस, रेडी एवरीवन? आवाज नहीं आ रही? कि पोल खुलने वाली है कि कितना कंसेप्ट हमें समझ में आया और कितना नहीं आया। और आंसर देने से पहले आप लोग देख के भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि अभी लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद है या नहीं, अभी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर अक्षय ए डीलर सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹30,000 टू अर्न ए प्रॉफिट, डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई? आंसर, क्या ये सप्लाई है? गुड मॉर्निंग। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सेल, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल फॉर ए कंसिडरेशन। क्या दिया हुआ है? सेल फॉर ए। तो जब भी सेल होगा फॉर ए कंसिडरेशन होगा, क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन wants to do MBA from outside India. He take the education consultancy services from a UK-based consultant for ₹10,000. Does it qualify as a supply? सप्लाई ए या नहीं? पहले उससे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। ना 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 ना, वन बाय वन सबके पास आऊंगा मैं। मिस्टर रेसिपिएंट या सप्लायर? मिस्टर राम सर्विसेज ले रहा है, सर्विसेज कौन दे रहा है? पहली बार सर्विसेज कौन सी है? एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। कौन दे रहा है? सर जो भी दे रहा है वो इंडिया के बाहर कोई यूके बेस्ड कंसल्टेंट है, तो जो यूके बेस्ड कंसल्टेंट है वो सप्लायर और मिस्टर राम रेसिपिएंट। कोई डाउट?
हाँ, तुम्हें आंसर देना था, क्या ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कौन सा पॉइंट? बेटा बोलो नहीं, बोलो नहीं, मैं बताने वाला हूं सब कुछ, टेंशन ना लेने का, आगे देखो बेटा। यस, आप बोलो कौन सा पॉइंट? गुड मॉर्निंग। सप्लाई यानी ये कौन से पॉइंट के अंदर सप्लाई है? यदि सप्लाई है तो मतलब कैसे आवाज आ रही है, अंदर की आवाज, मतलब अंदर से आवाज आ रही है कि ये सप्लाई है, तो किसने बोला, किसने बोला कि सप्लाई है? प्यारा बच्चा इधर, हाँ बेटा, कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। यदि आपने कोई भी सर्विसेज को यदि इंपोर्ट किया, सर इंपोर्ट कैसे पता चला? बेटा यूके बेस्ड कंसल्टेंट सप्लायर इंडिया के बाहर और रेसिपिएंट, तो यदि सप्लायर इंडिया के बाहर है और रेसिपिएंट यदि इंडिया में, तो इसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ही तो बोलेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, और यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो आपको डिटेल में जानना ही नहीं होता। पॉइंट नंबर बी बोलता है सप्लाई माना जाएगा, चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पर्सनल पर्पज। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा प्यारी बच्ची, एबीसी लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्क्रैप्स old plant and machinery due to renovation of the manufacturing facility. The company has taken the ITC on the plant and machinery, so scrapped without consideration. हाँ बेटा, क्या ये सप्लाई है या नहीं? यदि ए तो कौन सा पॉइंट? मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा लॉजिकली, टेंशन ना लो बेटा। हेलो गुड मॉर्निंग बेटा, तुम बताओ, तुम तो आज फर्स्ट डे, ठीक है, तुम बताओ बेटा कौन सा पॉइंट? पीछे वाली बच्ची, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, आगे तुम बताओ। विदाउट कंसिडरेशन, पहले लिंक ऐसे किया जाता है, इन्होंने बोला विदाउट कंसिडरेशन दिया, इसका मतलब ए डबल ए और बी में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए डबल ए और बी के अंदर सप्लाई तभी माना जाता है जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, और जब विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा तो पॉइंट नंबर सी में आ रहा होगा। और पॉइंट नंबर सी में कितने पॉइंट है? 9 या 10? 4। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट कौन सा था? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC has been availed at the time of purchase। तो यहां पे यही दिया गया है कि आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी मतलब बिजनेस एसेट, और यदि बिजनेस एसेट को आपने क्या किया? डिस्पोज ऑफ कर दिया, जिसके ऊपर आपने परचेज के टाइम क्या लिया था? ITC लिया था, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। कौन सा पॉइंट आया? ये पॉइंट नंबर सी का 1। अब समझ में आप धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। Question number 4. Big Limited. Big Limited provide the management technical services without consideration। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 1 A डबल ए और बी तो देखना ही नहीं होगा, तो सी के चारों में से कोई पॉइंट होगा। तो बिग लिमिटेड प्रोवाइड द मैनेजमेंट टेक्निकल सर्विसेज टू स्मॉल लिमिटेड इन विच बिग लिमिटेड हैज कंट्रोलिंग राइट। These technical services have been provided for the benefit of entire group. Does it qualify as a supply? प्यारी बच्ची, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, टेंशन नहीं लेने का बेटा। आपका जो एग्जाम में डर है, मैंने पहले बोला एग्जाम में डर लगेगा ही नहीं, तो ये एग्जाम का पूरा डर क्लास में निकालेंगे हम। क्लास में इतनी प्रैक्टिस, इतने कंसेप्ट, इतने क्वेश्चन देखेंगे कि आपका डर निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इंग्लिश की हिंदी करता हूं आपको सब समझ में आ जाता है। क्वेश्चन के टाइम में रियल पता चलता है कि अपन प्रोविजन सही अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमें क्या सीखना है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन। तभी मैंने बोला प्रोविजन देख के बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोविजन याद कराने पर फोकस नहीं है, अभी किस पर है? अप्लाई करने पर। ये प्रोविजन है जो मुझे समझ में आ गया है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं। प्यारी बच्ची,
यदि वन एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में यदि कंट्रोल करती है, तो हमने डिटेल्ड में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, लेकिन अंदर से आत्मा की आवाज आती है, भैया एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को कंट्रोल करती है, तो भैया हमारी चलेगी ना, तो वो क्या हो गए, कनेक्टेड, वो क्या हो गए, रिलेटेड। यदि दो एंटरप्राइज यदि आपस में रिलेटेड हो, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन क्या माना जाता है, सप्लाई। समझ में आगे बेटा कौन सा पॉइंट, रिलेटेड पर्सन या डीपी। तो यहां पे डीपी वाली तो बात आएगी नहीं, क्योंकि आपकी ब्रांच नहीं है। क्या बात आएगी कि एक एंटरप्राइज का दूसरे एंटरप्राइज में कंट्रोल है, तो क्या बोला जाएगा, आरपी, आरपी रिलेटेड पर्सन। समझ में आ रहा है यहां तक सबको। अमेरिकन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड मेक गिफ्ट टू एन एम्प्लॉय, और कोई नहीं बोलेगा, वही बोलेगा जिसका नंबर आए। Company makes the gift to an employee worth rupees 75,000 during the year. Do such gift qualify as a supply? प्यारा बच्चा, क्यों? यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है फाइनेंशियल ईयर में मोर देन रुपीज 50,000, तो पूरा का पूरा गिफ्ट 75,000 रुपए क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो गिफ्ट दिया फाइनेंशियल ईयर में यदि वो 45,000 रुपीज का हुआ, तो सप्लाई नहीं। समझ में आ गई बात। Honda Motors Limited engaged the DB Motors as an agent to sell motorcycle on its behalf. For the purpose, Honda Motors Limited supplied 500 cars to the showroom of DB Motors located in Punjab. Does it qualify as a supply? क्या बेटा तुम्हारा नंबर आएगा, इधर लेफ्ट वाली बच्ची फर्स्ट है। कौन सा पॉइंट, सी का थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। यदि कोई भी गुड सप्लाई किया जाता है इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, Raisa Builders, a registered taxable person, receive architect design supplied by the foreign architect to design a residential complex to be built in Faridabad for a consideration of rupees 1 crore. प्यारा बच्चा, तुम तो मुझे ओनली इतना बता रहे हो सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। बीच में मत बोलो, बीच में बोलो, मुझे सबका सुनाई देता है क्योंकि मेरा पूरा फोकस तुम लोगों के आइस कांटेक्ट पे, आइस पर है, तो मैं सब समझ रहा हूँ किसको कितना पता है। जिसका नंबर है वही बोले, बाकी सब सुनते रहे। उनके पेज में कुछ आएगा, दिमाग में कुछ आएगा, फेस से रीड कर लूंगा कि आता है नहीं आता, नहीं बोलना नहीं। हाँ बेटा, कौन सप्लायर रेसिपिएंट, तुमने बोला रेजा बिल्डर सप्लायर हो गया और रेसिपिएंट फॉरेन आर्किटेक्ट। समझ में आ गई बात, तुम बताओ बेटा। क्या बोल रही हो, क्योंकि सर्विसेज क्या है, बात तो गलत नहीं, बिल्डर भी तो सप्लाई होता है, तुम गलत नहीं थे। एंगल बदलो दुनिया बदल जाएगी। किस एंगल से देखते हो दुनिया वैसे ही दिखती है। क्या कहना चाह रहा, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। बिल्डर भी सप्लायर है, गलत नहीं था, लेकिन भैया यहां पे एंगल क्या था, डिजाइन्स का। कौन सी डिजाइन, आर्किटेक्ट डिजाइन। मतलब यदि मैं रेड कलर का यदि गॉगल पहनता हूं तो दुनिया रेड दिखती है, ब्लू कलर का यदि गॉगल पहनता हूं तो ब्लू दिखती है। तो भैया आपको किस एंगल से देखना है, डिजाइन के एंगल से देखना है। क्या बेटा, और डिजाइन कौन देता है, बिल्डर। लिखा हुआ भी है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन टू एनीवन। तो यहां पे सप्लायर कौन है, फॉरेन आर्किटेक्ट इज सप्लायर एंड रेसिपिएंट बिल्डर्स। तुम बताओगी बेटा सप्लाई है या नहीं, कौन सा पॉइंट आएगा। प्यारी बच्ची गुड मॉर्निंग,
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। इंपोर्ट ही हुआ ना, फॉरेन आर्किटेक्ट, सप्लायर, रेसिपिएंट रईजा बिल्डर्स, इंडियन, तो आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया बट फॉर ए कंसिडरेशन। तो चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अपना टाइम हो गया, और भी क्वेश्चन है तो पढ़ के आना तो और ज्यादा मजा आएगा। तो जितना अपन ने पढ़ा है तो सब पढ़ के आएंगे, तो कल कुछ एक दो क्वेश्चंस और बचे हुए तो मजा आने वाला है। तो बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।